हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम संविधान के राज्य के नीति के निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो नई पोस्ट करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलते हैं अपनी वीडियो पे आगे। हम आज भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में वर्णित है। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह अधिकतर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से या फिर किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। गांधीवादी तत्व का मतलब होता है जो गांधीवादी का मतलब होता है विचारधारा। तो जो गांधी की विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद हैं वो गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं। जो सामाजिक विचारधारा से संबंध रखते हैं वो समाजवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं, और जो उदारवादी तत्व के अंतर्गत आते हैं वो उदारवादी विचारधारा रखते हैं। ये हम वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने सलाह दी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए, जैसे एक मौलिक अधिकार और दूसरा उन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कहा। वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। VN राव जी ने कहा कि 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए, जिसमें पहला कि जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सके, और दूसरा जो होगा वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सके। तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। इसी आधार पर प्रवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया, और अप्रवर्तित अधिकारों मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है, जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके। उन्हें भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों के रूप में समाहित किया गया। अब नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? जैसे मूल अधिकार में हमारे कुछ अधिकार हैं कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, तो वैसे ही सरकार के भी कुछ अधिकार होते हैं जो हम लोगों के प्रति होते हैं कि सरकार हमें ऐसी चीज़ें दे, ऐसी सुविधा मुहैया कराए, समान वेतन दे, महिलाओं को पुरुषों को जैसा जो भी हो, जिससे रिलेटेड आपदा के समय में कैसे साथ दे, तो इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हाँ, आप अगर वो सरकार मुहैया नहीं करा रही है तो आप न्यायालय में इसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय सीधे कहता है कि अगर सरकार नहीं कर रही हो तो आप अगली बार वोट से जवाब दीजिए, लेकिन हमारे पास मत आइए इस विषय पे। इसका महत्व क्या है? निदेशक तत्वों का महत्व है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक मतलब जो जनता है, पब्लिक है, कल्याणकारी जनता को कल्याण करते हुए जिससे कल्याणकारी हो ऐसे राज्य की स्थापना करना, ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना। और दूसरा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक और सामाजिक ऐसा हो कि जो सभी लोग समान हो, ऐसा नहीं हो कि कोई भूखे मर रहा है, कोई उड़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को रूप में शुरू किया था। अब हम चलते हैं देखते हैं, हम सरसरी निगाह से सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में विस्तृत बताएंगे आपको। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा।
इनको हम याद कैसे कर सकते हैं? जैसे 36 को अलग रख लेते हैं हम, 36 से शुरू करते हैं। 36 राज्य की परिभाषा है। 37 नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। ये पहली बार में ही है कि जो नीति निदेशक तत्व है इसे हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसे हम न्यायालय द्वारा नहीं बदलवा सकते, इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। तो ये ऐसे याद हो जाएगा। 38, 39 और 39 का एक साथ याद कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों एक समान हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो। ऐसी व्यवस्था हो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण हो। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कि विधि बनाई जा रही है, कुछ भी हो रहा है तो सबके लिए बराबर हो, न कि किसी अमीर के लिए कुछ और हो और गरीब के लिए कुछ और हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 39 में क्या है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री का समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। आजीविका प्राप्त का मतलब ये है कि जैसे पुरुष और स्त्री सभी को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। फिर समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व हो। उचित वितरण मतलब बराबर हो, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है तो कोई 4 रख रहा है, कोई छोटा है तो कोई 1 रख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। 39 में ही वर्णित है कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। तो 39 अनुच्छेद 39 के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। इसी में है, आगे चलते हैं 39 का। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 39 क को इसमें जैसे है कि समान अवसर पर समान आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को भी अन्याय का शिकार न होना पड़े। कभी कभार ऐसे सरकारी वकील आपको मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार खुद आपको मुहैया कराती है यदि आप किसी कानूनी कार्यवाही में फंसे हुए हैं तो। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, इसके पहले यह नहीं था। चलते हैं आगे अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है 40। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। यह हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अनुच्छेद 40 में जैसे ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40 को अकेले याद करिए, ये किसी से संबंधित नहीं है। ग्राम पंचायत 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ा था। जब हम पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि ग्राम पंचायत का गठन, जब ये संविधान बना तो संविधान बनने के साथ साथ ही नीति निदेशक तत्व आए, उनके साथ ही ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। तब सरकार, जैसे गाँव में ग्राम पंचायत का गठन होता है तब होता था, लेकिन जब पहली अनुसूची जोड़ दी गई 9वीं अनुसूची जिसमें ग्राम पंचायत स्वैच्छिक हो गए, तो वहाँ से फिर इसका कार्यभार थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध। जैसे ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि जैसे कुछ दशाओं में विशेषता, जैसे बुढ़ापा हुआ, बेरोजगारी हुई, बीमारी हुई, अशक्तता हुई आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। जैसे वृद्धा पेंशन दिया जाता है बुढ़ापे में, बेरोजगारी पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है जैसे आयुष्मान भारत योजना, बीमारी अगर किसी को हो गई तो 5 लाख तक का वो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकता है। ऐसी चीज़ों में शिक्षा में भी हुआ लोक सहायता पाने का अधिकार होता है, ये सरकार प्रावधान करती है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42।
राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इसमें जैसे महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव मिलती है, प्रसूति अवकाश मिलता है 6 महीने का, ती सरकार लोगों को मुहैया कराती है। उसमें सैलरी भी देती है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो महिला हैं तो चाइल्ड केयर लीव उन्हें मिलती है। जब बच्चा होता है या फिर ऐसे प्रेग्नेंट टाइम पे तो उन्हें ऐसे छूट मिलती है 6 महीने की। तो इन सब चीज़ों को भी सरकार मुहैया कराती है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 43, राज्य कर्मचारियों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करना। क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 43। इसका मतलब ये है कि कुटीर उद्योगों पे जैसे अभी हाल ही में योगी सरकार ने 25 करोड़ रुपए पास किए थे कुटीर उद्योगों के लिए। अलग अलग प्रकार के लोन देती है कि अपने हिसाब से जैसे कितना आप लोन ले लीजिए, अपने कुटीर उद्योग को बढ़ाइए। उचित मजदूरी देती है सरकार कर्मचारियों को, सैलरी के हिसाब से वो बनाई है ऐसा आर्टिकल 43 के अंतर्गत। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल 43A, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43A, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। राज्य प्रबंधन का मतलब यह है कि उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए अलग से भागीदारी बनाई गई है, उपयुक्त विधान बनाए गए हैं कि कैसे वो कार्य करेंगे, उनकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाएगा। ये सब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये सब जोड़ा गया था। और फिर अगला अनुच्छेद है 43ख, ये भी सहकारी समितियों का उन्नयन से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया और इसमें सहकारी समिति शब्द का प्रयोग किया गया। यही शब्द जोड़े गए, सहकारी समिति। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन आर्टिकल पे। आर्टिकल 44, राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। समान सिविल संहिता, सबसे पहले ये जान लीजिए क्या होता है। सिविल संहिता का मतलब होता है सभी धर्मों पे बराबर लागू होने वाला कोई एक ऐसा कानून जो केवल अभी तक गोवा में लगा हुआ है। गोवा में सिविल संहिता लगाई गई है, तो ऐसा एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है सभी धर्मों पे बराबर लगने वाला कानून ही सिविल संहिता कहलाता है। तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 44 की तरह संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। चलते हैं अगले अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 45, क्योंकि इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अनुच्छेद 45 ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था और इससे संबंधित 6 वर्ष से 14 वर्ष से के लिए अनिवार्य शिक्षा जो की गई थी वह 21A आर्टिकल में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इन दोनों में माइनर डिफरेंस है, एकदम ध्यान से करिए, अधिकतर पूछे जाते हैं कि 45वें अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए और 21A में 6 से 14 के बीच में बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा और 45 के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आर्टिकल है राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास। जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग का मतलब ये है कि जैसे कोई वर्ग है जो पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है, जैसे जनजाति होती हैं कुछ जो जंगलों में निवास करती हैं, तो ऐसे लोग हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। यही कारण है कि इसी से आरक्षण भी मिले हैं, इन्हीं अनुच्छेदों से, जिससे अनुसूचित जातियों के लिए या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए या फिर दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में दोनों में उन्हें थोड़ी छूट मिलती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 47। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर का मतलब ये है कि जैसे कि समय समय पे एक एक चक्र होता है, जैसे जगह जगह कोटे खुले रहते हैं, तो जिनका पोषाहार मतलब ये कि जिनके खेत नहीं हैं, वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कोटे से अपना जो भी चावल गेहूं सस्ते दरों पे सरकार उपलब्ध कराती है कि जो पोषाहार जो कैलोरी मात्रा है डेली की वो उनकी कम न हो, भूखमरी के शिकार न हो, जीवन स्तर उनका ऊंचा करने के लिए। और लोक स्वास्थ्य भी, जैसे सरकारी अस्पतालों में 1 रुपए की आप पर्ची कटाएंगे, सरकार के द्वारा लगाया गया है और उस पर आप सुविधाएं अपनी ले सकते हैं। तो ये सब सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 48। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग का मतलब है कि उसे हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, कि जैसे पहले बैलों से जुताई होती थी, फिर आज के समय में ट्रैक्टर है, फिर कल हो सकता है कुछ और हो। जैसे पहले लोग अपने धान या फिर गेहूं को काटते हैं, आज हार्वेस्टिंग मशीन आ गई हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं, तो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से हर चीज़ों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू मवेशियों को वध तथा का प्रतिषेध करने के लिए, जैसे वहाँ वाहक मवेशी लिखा गया। वाहक मतलब ये है कि जैसे एक बैलगाड़ी में अगर बैल लगा हुआ है तो वाहक है, किसी को लेके जाने का काम कर रहा है। वाहन में लगा हुआ वस्तु वाहक कहलाएगा, खींचने वाला है। ऐसे मवेशियों का वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा कि ये न हो। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल 48 के क राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए, संरक्षण और संवर्धन का मतलब ये है कि जैसे हरे पेड़ों को न काटा जाए, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, इनको न काटा जाए, उनका संवर्धन करेगा। अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार और एग्रेसिव रहती है कि मैक्सिमम हो, जिससे कि किसी प्रकार का न रोग हो न ही कुछ। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे राज्य अलग अलग संग्रहालय बनाते हैं या फिर वस्तुओं को रखने के लिए, या फिर कोई स्मारक है, जैसे यूपी में देवगढ़ का मंदिर है, झांसी में दशावतार मंदिर, एमपी में बहुत सी चीज़ें हैं, तो वैसे जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो स्मारक हुए, इन सबको राज्य अपने हिसाब से उनको ऐसा रखेगा कि उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे यूपी में ताजमहल है, स्मारक के रूप में है, इनका ज़्यादा ख्याल किया जाएगा कि इनमें कोई दिक्कत ना हो। पर्यटक बढ़ते हैं जिससे आमदनी होती है। स्थान वस्तुओं का संरक्षण, जैसे इलाहाबाद में कई संग्रहालय हैं जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल रखी गई है, तो स्मारक भी अलग अलग उनकी वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, तो राज्य के अंतर्गत आएगा। आगे अनुच्छेद 50
अनुच्छेद 50 में राज्य लोक सेवाओं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए प्रयास करेगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए इसलिए कि न्यायपालिका में न कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सके और न ही कार्यपालिका में न्यायपालिका तब तक हस्तक्षेप न कर सके जब तक उसे बाहरी रूप से किसी प्रकार का फोर्स न हो। चलते हैं अब अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मतलब यह है कि पड़ोसी देशों या फिर अन्य लोगों से, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य के लिए, एक देश दूसरे देश के लिए आपस में शांति समझौता करेंगे और इनसे सुरक्षा से संबंधित सारे प्रकार के ऐसे प्रयास करेंगे जिससे किसी प्रकार के न युद्ध हो न किसी प्रकार की हानि हो। ये वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। वर्तमान में केवल गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ये रहे आज के राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित थियरी पोर्शन। अब हम चलते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कि थियरी कितने अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है आंसर भाग 4। भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 4 क में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, एकदम रॉन्ग है। 4 क में नहीं 4 में है। दूसरा, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है, सही है। तीसरा, भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 और 3, ऑप्शन 3। इसका ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार आए हुए हैं। उन्हीं में से हम 10 को कलेक्ट करते हैं जो आपके सामने लाते हैं। आप इन्हें हूबहू क्वेश्चंस को ऐसे देख लिया करिए, हो सकता है किसी एग्जाम में आपके ऐसे ही आए। अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोरों पर हैं थी? तो फिर अनुच्छेद 44, इसके अंतर्गत सिविल संहिता आती है। और सिविल संहिता जब आई है तो फिर हमने आपको पहले ही बताया कि सिविल संहिता मतलब सभी धर्मों के लिए बराबर कानून। तो 3 तलाक मुद्दे को लेकर के अनुच्छेद 44 की व्यवहारिक बातें ही जोरों पर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों के विकास के संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? कुटीर उद्योगों से संबंधित ये है कि अनुच्छेद 43। उन्हीं के विकास के लिए अभी हमने आपको बताया था कि कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाती है और उन्हें लोन देती है, जिससे कि वो कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब है कि छोटे उद्योग जो चला सकें। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो हमने आपको बताया गोवा राज्य में सिर्फ समान नागरिक संहिता लागू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीति निदेशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, राज्य को प्राप्त अधिकार इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि वाद योग्य नहीं है, मतलब इसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। वाद योग्य नहीं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, से हूबहू वैसे ही रखे गए हैं क्वेश्चंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो इसका पहला है बच्चों के, स्त्रियों के,
जनजातियों के। तो इसका आंसर है 1, 2, 3। मतलब कि बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, सभी के लिए क्या है कि विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है कि किसी के विरुद्ध, जैसे बच्चे के विरुद्ध कोई नहीं कुछ कर सकता है, स्त्रियों के विरुद्ध इन लोगों का शोषण नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है किसमें? तो ये पूछा गया है कि हमने आपको पहले ही बताया, जब वीडियो को शुरू किया तो उसी समय हमने बताया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का मेन महत्व यही है कि राष्ट्र को लोक कल्याणकारी बनाना। तो लोक कल्याणकारी का मतलब ये है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही निहित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को पढ़ते वक्त हमने बताया भी था कि अब ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा भी जा चुका है। तो फिर अनुच्छेद 40 ही ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। आज का वीडियो यहीं पे लास्ट है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिससे आप PDF निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अन्य वीडियोज भी हैं, जैसे अनुसूचियों से संबंधित, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 1 से 35 तक के, विटामिन के। तो ऐसे वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।